नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मोदी 2024 के लिए श्योर हैं और मोदी का प्लान रॉक सॉलिड है। 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और मोदी ने 5 राज्यों के लिए एक मंत्र दिया। मंत्र है A, B, C और D। क्या है यह मंत्र? मोदी कैसे हर राज्य की एक एक सीट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सीट बाय सीट। हर कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हो रहा है। मोदी ने 23 के लिए जो चुनावी स्क्रिप्ट लिखी है, प्रधानमंत्री का वो साइंटिफिक प्लान और अप्रोच 2024 में कैसे पूरा का पूरा गेम चेंज कर देगा। आज हमने मोदी की मिनट टू मिनट मीटिंग की एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी ढूंढ निकाली। बीजेपी हेडक्वार्टर में बुधवार शाम 7 बजे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री देर रात 11:15 बजे क्यों निकले? मोदी किस किस से मिले, किस राज्य के लिए किसको क्या टास्क दिया और 23 के रास्ते 24 की जीत के लिए कौन सा मास्टर प्लान रेडी किया, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। 24 के लिए मोदी का मिशन वेरिफिकेशन क्या है? मोदी का मिशन वेरिफिकेशन विरोधियों के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्यों बन गया है? 2024 में पॉलिटिकल हैट्रिक के लिए प्रधानमंत्री ने साइंटिफिक तरीका ढूंढ निकाला है। वो साइंटिफिक अप्रोच क्या है? बुधवार शाम 7 बजे मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। रात 11:15 बजे बाहर क्यों निकले? 4.25 घंटों तक मोदी किस चीज पर मंथन करते रहे? कितनी मीटिंग्स अटेंड करते रहे? मोदी के पीछे पीछे गृह मंत्री अमित शाह निकले। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा बाहर निकले। प्रधानमंत्री ने दोनों को क्या टास्क सौंपा? मोदी ने क्यों कहा ABCD पढ़ के आओ? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा 2023 में 2024 में ABCD समझाओ? 24 से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए मोदी का ABCD वाला प्लान क्या है? यह प्लान वैसे तो स्टेट लेवल वाला है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि यह 2024 वाला ट्रायल रन है। ABCD वाला ट्रायल रन कैसे इंप्लीमेंट होगा, ऑन ग्राउंड कैसे एग्जीक्यूट होगा? मोदी ने मिशन क्लीन स्वीप का कौन सा मास्टर प्लान रेडी किया है? मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटें हैं। 18 के चुनाव में बीजेपी ने 230 विधानसभा सीटों में से 109 सीटें जीती थी। 19 के चुनाव में 29 लोकसभा सीटों में से 28 मोदी ने जीती थी। तो इस बार 23 और 24 के लिए प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान को क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं? मोदी ने पॉलिटिकल ABCD का कौन सा खाका तैयार करने को कहा है? छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, 11 लोकसभा की सीटें हैं। 18 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी छत्तीसगढ़ में 15 सीट पर सिमट गई थी। 19 के लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीटें मोदी ने जीती थी। छत्तीसगढ़ में 100% स्ट्राइक रेट के लिए मोदी ने अपना कैलकुलेशन कर लिया है। रमन सिंह को भी टारगेट सेट करने को कह दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की ABCD वाली स्ट्रैटेजी क्या है? यह समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री की लेट नाइट मीटिंग की मिनट टू मिनट डिटेल पता होनी चाहिए। बुधवार शाम 7 बजे बीजेपी की CEC की बैठक हुई। शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, रमन सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सारे बड़े नाम पहले से मौजूद थे। फिर मोदी आए और 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैराथन मीटिंग हुई। 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ABCD वाले प्लान पर काम करने को कहा। मोदी रिजल्ट को लेकर कितने सीरियस हैं, ये इसी बात से समझ लीजिए कि मीटिंग में छत्तीसगढ़ को लेकर 2 घंटे तक चर्चा हुई। मध्य प्रदेश पर करीब 1.5 घंटे की चर्चा हुई। आगे बढ़ने से पहले आपको मोदी के इसी ABCD वाले मास्टर स्ट्रोक की डिटेल्स दे देते हैं। दरअसल ये 4 अलग अलग कैटेगरी हैं। A कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी ने पिछले चुनावों में हर बार जीत हासिल की। B कैटेगरी में वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी को जीत और हार के मामले में मिश्रित परिणाम मिले हैं। C कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर है और D कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जिन पर बीजेपी कभी नहीं जीती। प्रधानमंत्री ने इन चारों कैटेगरी को लेकर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं।
ए कैटेगरी को लेकर मोदी ने कहा है कि हम यहां मजबूत हैं, तैयारी अभी से शुरू करो। बी कैटेगरी को लेकर मोदी ने कहा है कि जिन सीटों पर मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिले हैं वहां पूरी ताकत लगाओ। सी और डी कैटेगरी को लेकर मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कमजोर सीटों पर खास फोकस रखो। सी कैटेगरी की सीटें वैसी हैं जहां बीजेपी 2 से अधिक बार हारी है और जब जीती भी है तब वोट का अंतर काफी कम का रहा है। वहीं डी कैटेगरी की सीट वैसी सीटें हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। ऐसे में इन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। सवाल है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी सीटें हैं जिसे लेकर मोदी काफी चिंतित हैं। मध्य प्रदेश में 27 सीटें पिछले चुनाव में ऐसी रही थी जहां बीजेपी 1000 से कम वोट से हारी थी, इसलिए यहां सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए कहा गया है। 30 बिल्कुल कमजोर यानी डी कैटेगरी की सीट पर भी एक्शन प्लान रेडी हुआ है। छत्तीसगढ़ में डी कैटेगरी की 5 सीटें हैं, यानी वो सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। सी और डी कैटेगरी वाली सीटों पर मुद्दों से लेकर उम्मीदवार चुनने तक सब कुछ बीजेपी आलाकमान अपने लेवल पर ध्यान देगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव से लगभग 3 महीने पहले ही वहां के संभावित उम्मीदवारों को लेकर सार्वजनिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। इसी मीटिंग में यह भी तय हुआ कि एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए सी और डी कैटेगरी की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा ताकि कैंडिडेट्स को तैयारी करने का पूरा मौका मिले। और नतीजा आपके सामने है। बुधवार रात मीटिंग हुई और गुरुवार को दोनों ही राज्यों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी। छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है। मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया गया है। बीजेपी दफ्तर आने के बाद बैक टू बैक 2 मीटिंग्स करना इस बात का संकेत है कि मोदी अभी से 24 का मास्टर प्लान रेडी कर चुके हैं और 2023 में मोदी के टारगेट पर सिर्फ 2 राज्य नहीं हैं, टोटल 5 राज्य हैं। 23 में राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, यानी यहां पर 200 विधानसभा सीट और 25 लोकसभा सीटों का सवाल है। तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटें और 17 लोकसभा सीटों के लिए भी मोदी के पास पहले से ही रेडी प्लान है। मिजोरम में भी चुनाव होने हैं, जहां 40 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा की सीट है। मोदी सिर्फ मीटिंग्स नहीं कर रहे, ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट करने वाली टीम एक-एक सीट का हिसाब किताब करके मोदी को रिपोर्ट भेजती है। लोकल लीडरशिप से फीडबैक लिया जाता है। इंटरनल सर्वे के लिए प्रोफेशनल्स की टीम अपना फीडबैक बीजेपी की टॉप लीडरशिप को भेजती है। यह टीम टिकट नहीं बांटती, वेरिफिकेशन करके ग्राउंड रियलिटी मोदी को बताती है। दिल्ली में मोदी के पास जो रिपोर्ट भेजी जा रही है वो सही है या नहीं, एक-एक चीज का वेरिफिकेशन होता है। उसी के बाद आगे का प्लान बनता है और मोदी फाइनल कॉल लेते हैं। मीटिंग्स तो मोदी विरोधी गुट भी कर रहा है। दिल्ली में राहुल गोलमेज सम्मेलन करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष महिला कांग्रेस के सम्मेलन में जाकर मोदी को ताना मारते हैं। पटना में नीतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी पर हमलावर दिखते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन स्टेज पर इंडिया गुट की फोटो चिपकाकर मोदी मोदी करते हैं। इनका तो एजेंडा ही किसी तरह मोदी को हराना और भ्रम फैलाना है। चील उड़ रहा है तो मोदी बोलते हैं भैंस उड़ रहा है, देखिए। यानी इतना एक्सॉग्रेशन करते हैं। अब भाइयों बहनों छोड़ दिए हैं, अब बोल रहे मेरे परिवार वालों, मेरे परिवार वालों आप देखिए, मैं इतनी कोशिश किया, ये अपोजिशन पार्टी वाले मुझे ऐसा कहते हैं, हाँ इंडिया ऐसा कर रही है। अरे इंडिया ऐसा कर रही है, रो मत भाई, तुम भी फाइट करो ना। क्यों रो? ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, हम तो लड़ रहे हैं। आपके जो अनेक हमारे लोगों को सता रहे हैं, अपोजिशन के लोगों को सता रहे, ईडी का उपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं। आज वो दिन है कि इन बेईमान जो लोग हम लोग के विरोध में खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो इस देश को भूखा नंगा करने पर तुला हुआ है। ये वो लोग हैं जो आपके शरीर से कपड़ा उतारने वाले लोग हैं। जात धर्म का जहर फैलाकर हिंदू मुसलमानों को आग के हवाले कर, मॉब लिंचिंग कर, आदिवासी दलितों को घसीट कर रस्सी में बांधकर सड़कों पर
बेइज्जत करना, मणिपुर में जैसे समुदायों को एक दूसरे के साथ लड़वाने के लिए मजबूर करना, यही इनका काम है, यही इनकी सोच है कि देश लड़ेगा, इनकी राजनीतिक रोटी पकेगी। इसीलिए अब हम लोगों ने भी ये कमर कस लिया है, अब इस देश की जनता को आपस में लड़ने नहीं देंगे और इनके राजनीतिक मंचों पर पानी फेरने का काम करेंगे। मगर मोदी और विरोधियों के वर्किंग स्टाइल में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि मोदी हर टास्क को मिशन मोड पर लेते हैं, विरोधी आपस में ही तू तू मैं करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में राहुल मीटिंग बुलाते हैं, अंदर क्या बात होती है किसी को नहीं पता, मगर बाहर आकर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस इतना कहती है कि इंडिया गुट में ही बवाल मचने लगता है। ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस शुरू हो जाता है। ये तो एक नीडलेस कंट्रोवर्सी है। अलका लांबा जी ने मुझे याद ये कहा था कि हमको 7 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए, और करनी चाहिए भाई तैयारी। अलायंस जब तय होगा तब होगा। अलायंस भी अगर तय होता, मैं आपको बताऊं, अगर समझ लीजिए कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हैं, या कांग्रेस के जिससे अलायंस करता है उसे 2 सीटें मिलती हैं, ठीक है, तो अगर दूसरी सीट पर हमारी तैयारी नहीं है तो हम अपने पार्टनर की मदद कैसे करेंगे? और अगर हमको तो नहीं मालूम भाई 7 सीटें हैं, समझ लो हमको 4 सीटें मिलती हैं, कौन सी 4 मिलेंगी हमें क्या पता अभी। तो उनमें अगर हम तैयारी नहीं करके रखेंगे तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव के 2 दिन में लड़ लिया जाता है। अरे तो पार्टी हमलावर हो गई। नहीं, हाँ, कुछ नहीं है वो। देखो, एक तो क्या कि थोड़े बहुत बेवकूफ़ हैं, कम समझते हैं, तो सामान्य भाषा वो समझते नहीं है। दूसरा क्या है, जिंदगी में कभी उनको सच सुनने की आदत नहीं रही ना, वो सच और झूठ के बीच में अंतर नहीं समझते। जिस आदमी ने जिंदगी भर झूठ बोला हो वो समझता ही नहीं है कि सच क्या होता है, सत्य कैसा होता है, और निष्ठा और प्रतिष्ठा वाली पार्टी किस तरीके से बात करती है। जो जैसे मैंने कहा ना, जिस स्तर पर आम आदमी पार्टी हमेशा रही है, वो कांग्रेस के स्तर को कभी नहीं समझती है। भाई प्रजातांत्रिक व्यक्ति थोड़ी है ये, तो जिसको कहते हैं ना फासिस्टवाद का एक नमूना है ये आदमी, और क्या है। अरे लिबरल भाई, बताने को तो आदमी कुछ भी बता सकता है। इंडिकेशन तो मिल ही गया था अमित शाह से कि आगे पार्टी में नहीं जाएंगे, तो अब अमित शाह जी ने कुछ हुक्म दिया है तो कुछ तो तामील इनको करनी पड़ेगी ना। भाई आका ने बोल दिया तो अब ये क्या करे बेचारा, नीचे जमूरा तो वही कहेगा। मेरा मानना है किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सकते हैं। घी लेके मत घूमिए, आग में घी डालने से आग और बढ़ती है। तो रोज कांग्रेस ने रोज कहा जाता कि घी डालो। इसके अंदर ये है कि कांग्रेस ने अपने जो बयान है उसका खंडन खुद कर दिया है, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। नहीं, जो बात आम आदमी पार्टी को कहनी होगी वो आम आदमी पार्टी खुद कह देगी और समय आने पे कह देगी। यानी उस तरफ विरोधी खेमे में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। केजरीवाल की पार्टी 16 अगस्त को कहती है इंडिया गुट में नहीं रहेगी, 17 अगस्त को कहती है टॉप लीडरशिप फैसला लेगी। अब जिनके बयान ही नहीं एक जैसे आ रहे, वो मोदी से क्या लड़ेंगे? मान्यवर, अगर आपके मन में कोई कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है कि कांग्रेस आपको झटका दे रही है, या आपको ये इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि राष्ट्रीय पार्टी का तमगा लेने के बाद भी आपको अविश्वास मत पर बोलने का मौका नहीं मिला, तो ये सही मंच नहीं है अपने मन की उस कुंठा और विक्षिप्तता को एस्टैब्लिश करने का। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गुट इस वक्त अपने गठबंधन पर नहीं, मोदी पर फोकस किए बैठा है। एक ही दिन में एक लाइन से पहले केजरीवाल आते हैं, दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। मैं आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको धंधा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बिजनेसमैन प्रधानमंत्री चाहिए, या देश की रक्षा और देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री देश को? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आंख दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ। हाथ में हाथ डाल के मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको
डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कभी भी सत्र का उपयोग यानी दिल्ली की विधानसभा का उपयोग दिल्ली के विषय के लिए नहीं करते। वो सब इधर उधर की बातें करेंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति अपनी ईर्ष्या और कुंठा की अभिव्यक्ति करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज जो उन्होंने दिखाया है, ये दिखाई पड़ता है कि उनकी संवैधानिकता के दायित्व के ऊपर उनका अराजकता का चरित्र हावी हो गया है। सिर्फ निरर्थक, अनर्गल, आधारहीन आलोचना प्रधानमंत्री जी के करते रहने का इतना हल्का किरदार मत दिखाइए और उसके लिए संवैधानिक मंच का उपयोग मत करिए। तो उनके लिए मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि जो कुछ आप बोल के निकल गए हैं, ये मत सोचिए दिल्ली की समझदार जनता समझ नहीं रही। उसे सब समझ में आ रहा है कि आपने दिल्ली के हित की कोई बात नहीं की और केवल अपने मन की कुंठा, विक्षिप्तता या सामान्य भाषा में कहें भड़ास निकालने का प्रयास किया है। तो एक पंक्ति कहता हूं उनके लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। नीतीश दिल्ली आते हैं, किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, किसने अपॉइंटमेंट दिया, किसने नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताते, मगर पटना पहुंचते ही कैमरे पर मोदी को हराने वाला टेप ऑन कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आप लोगों का कहाँ छपता है, कोई बात है। उनका कोई फोन आता है तो हमारी बात नहीं होती है, और उनका फोन आएगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। सम्राट चौधरी ने कहा खाली हाथ लौट आए हैं उदास होकर। पता नहीं काहे के लिए बोल रहा है बेमतलब का, हम काहे के लिए, कोई पता ही उसको। हमारी बातचीत नहीं होते रहती है उन लोगों से, ऐसी बात करते हैं, उधर कोई मतलब ही नहीं था। हम तो गए थे लिमिटेड काम से ना, हमको तो लौट ही आना था ना जी, तो हमको कोई नहीं ना था कि उनसे हम किससे बात करने जा रहे हैं। हमारी बातचीत तो होती रहती है, हो ही रहती है, कोई ऐसा कुछ था नहीं। अभी अब कोई मतलब है एनडीए कभी चलाए, जब इंडिया बन गया तब न चला रहे हैं, कम से कम करने तो लगे। इसके पहले कोई मीटिंग करते थे, कब किए मीटिंग? इसलिए इन लोगों का कोई दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन अपने ढंग से अब जब बन गया, एक कई विरोधी दलों का गठबंधन होने लगा, एक साथ मीटिंग, 2 मीटिंग हो गई और सर नामकरण उस दिन हुआ, तब उसी से परेशान है। वो अपना मीटिंग किए हैं। यानी विरोधी खेमे में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, जबकि मोदी मिशन मोड में जुट गए हैं। राजस्थान का प्लान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का प्लान, तेलंगाना का प्लान, सब रेडी किए बैठे हैं। ये सोच बड़ी खतरनाक है, ये सोच चिंताजनक है देशवासियों के लिए, और होनी चाहिए चिंताजनक। इनकी सोच लोकतंत्र को खत्म करने वाली है। इनकी सोच जो है नादिरशाही, तानाशाही, फासिज्म का जो जमाना था, हिटलर का जमाना था, वहाँ जो अप्रोच थी ना वहाँ के धर्म के नाम पर राजनीति करने की, आप समझ लीजिए वही अप्रोच यहाँ चल रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तकलीफ आएंगे बाद में नहीं समझेंगे तो, या तो चॉइस में निपट लेंगे वरना तकलीफ आएंगे लोग। तो ये समय है कि गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी को स्थान दिखाना है, लोग वो काम करेंगे। मोदी इस फाइट में अकेले नहीं है, पूरी टीम पीछे खड़ी है। प्रधानमंत्री की टीम का हर प्लेयर 2024 वाले टास्क को पूरा करने के लिए 24/7 पसीना बहा रहा है। मोदी ने सबको क्लियर कट कहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अपने पाले में लो। मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य में यूनाइटेड होकर लड़ो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, सीधा मुकाबला होता है। मोदी ने इसीलिए 24 से पहले इन 3 राज्यों पर खास फोकस किया हुआ है। और अगर मोदी का प्लान ABCD कामयाब हो गया तो विरोधी खेमे को झटका लगना तय है। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, तबाही की आशंका बरकरार है। जो पिछले 11 दिनों से हुआ, अब उसके निशान सामने आ रहे हैं। हिमाचल में 17,000 जगह ऐसी हैं जहां लैंडस्लाइड का खतरा है। सिर्फ शिमला में 1,357 डेंजर जोन है जहां पल पल खतरे का सायरन बज रहा है। शिमला में ऐसा क्यों हुआ? क्यों धंसने लगे पहाड़? यह सिर्फ 3 दिन में हुआ या फिर कई सालों की अनदेखी की वजह से?
कुदरत से ऐसा क्या खिलवाड़ किया गया और पहाड़ों को खोखला कर दिया गया? आज हम आपको साइंटिफिक वजह भी बताएंगे और ग्राउंड रियलिटी भी। कहां कहां से गलती हुई, कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी बड़ी फिक्र है। कहा तो यह जा रहा है कि अब नहीं चेते तो इससे भी ज्यादा बड़ी तबाही हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए और आप समझ पाएंगे कि यह खतरा वाकई कितना बड़ा है। बसा बसाया घर चंद सेकंड में दफन हो गया। जो घर बचे हैं, रहने वालों की जान सांसत में है। जिनके तबाह हो गए हैं, उनके दर्द बेशुमार है। पूरी जिंदगी की मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। उस टाइम जो गिरा ना ऊपर से 8:30 बजे सवेरे, ऊपर से जैसे फेंकते नहीं कोई चीज, उस करके आया। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, कांगड़ा, सोलन में बहुत बुरा हाल है। तबाही कितनी भयावह है उसका अंदाजा अब लग रहा है जब पता चल रहा है कि 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोग अभी भी लापता हैं। 7500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सिर्फ शिमला में 1357 जगह पर लैंडस्लाइड का खतरा है। पूरे हिमाचल में 17,000 जगह ऐसी हैं जो लैंडस्लाइड के डेंजर जोन में है। इसी में शिमला का हिमलैंड इलाके में बना ये 6 मंजिला अपार्टमेंट भी है। 3 दिन पहले हुई बारिश में इस इमारत की बुनियाद भी सरक गई। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि दबाव बढ़ा तो कभी भी हादसा हो सकता है। इस वक्त हम शिमला के हिमलैंड इलाके में मौजूद हैं, जो सबसे पॉश इलाकों में आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। ये इस पॉश इलाके का सबसे महंगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 6 फ्लैट्स हैं। अगर लोगों की माने तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ में ये फ्लैट्स बिके थे, लेकिन अब ये डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। इन 6 फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो एक सेफर जोन में चले जाएं। यहाँ तक कि आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको आसपास के जो सरकार द्वारा राहत शिविर है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम इन फ्लैट्स की बात करें तो गिना जा सकता है 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, यानी 6 फ्लोर का ये महंगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। और कुछ दिनों पहले ही इसको लोगों ने खरीदा था, लेकिन अब लैंडस्लाइड की चपेट में ये इलाका भी आ गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मलबा जो है नीचे पड़ा हुआ है। पेड़ के टुकड़े जो टूटकर ऊपर से आ गए थे वो अब नीचे पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखी जा सकती है कि जो पेड़ है, सबसे पुराना पेड़ एक इसी बिल्डिंग के साथ में लगा हुआ है। अगर वो गिरता है तो उसके बाद ये बिल्डिंग कभी भी नीचे आ सकती है। अब सवाल है कि हिमाचल में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी तबाही देखने को मिल रही है? वजह क्या है? संसद की स्टैंडिंग कमेटी की पहाड़ों पर हादसों को लेकर आई एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है, जिसमें उसकी कई वजह बताई गई। पहला, पिघलता ग्लेशियर, बढ़ती पहाड़ी जमीन पर नमी, अवैध निर्माण, पेड़ों पर अवैध कटान, पहाड़ों की कटान, खोखला होते पहाड़, ग्राउंड वाटर लेवल का बढ़ना। अब खुद देखिए और सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। यकीनन सिस्टम की अनदेखी जिम्मेदार है, तो उतने ही हम भी जिम्मेदार हैं, जो नियम कानून की अनदेखी कर कुदरत से खिलवाड़ करते हैं और नतीजा ऐसा होता है। यह तस्वीर उसी स्लॉटर हाउस की है जिसका बेस 3 दिन पहले हिला और खाई में समा गया। यह स्लॉटर हाउस क्यों समा गया? ग्राउंड जीरो की इस रिपोर्ट को देखिए, फिर समझ में आएगा कि हादसे का असली जिम्मेदार कौन है। छत से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। ये वही जगह है जहाँ पर स्लॉटर हाउस हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी जगह जो है वो जमींदोज हो चुकी है। स्लॉटर हाउस जो है मिट्टी में तब्दील हो चुका है। नीचे
आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्लॉटर हाउस का मलबा। सबसे विचित्र करने वाली बात यह है कि स्लॉटर हाउस भी जो है वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड था, क्योंकि जो बना था वो एक राख के चट्टान पर बना था और उसके लिए किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई थी। आप देखिए मिट्टी जो है वो पूरी काली है, यानी कि जिसकी बात हम पहले बताते रहे हैं कि किस तरह से शिमला में कई जगह कोयले की राख के चट्टान हैं और उनके ऊपर घर बने हुए हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि कैसे काली मिट्टी दिख रही है और इसी काली मिट्टी के ऊपर स्लॉटर हाउस बना हुआ था। स्लॉटर हाउस के ठीक साथ में जो घर है वो देखिए, इन सभी घरों में जो है अब दरारें आ चुकी हैं और साथ साथ कई घर जो है वो उनकी जो मिट्टी जो है वो लगातार झड़ती जा रही है। तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह से लीगल कंस्ट्रक्शन एक बड़ा कारण रहा लैंडस्लाइड का। साथ में एक तरफ जहां स्लॉटर हाउस डेंजर जोन में ऑलरेडी था, जहां पे प्रशासन ने कह दिया था कि स्लॉटर हाउस को खाली किया जाए। शिमला की 1357 जगह डेंजर जोन में है, जो लैंडस्लाइड के हिसाब से या तो खतरनाक है या फिर बेहद खतरनाक। आंख बंद कर सो रहे सिस्टम और जागते हुए भी लापरवाही कर रही पब्लिक का एक और सैंपल शिमला में ही नजर आया, जिसका नतीजा क्या हुआ खुद देखिए और फैसला कीजिए कि अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी, सकरे मकान, पहाड़ पर हद से ज्यादा दबाव ने शिमला के पहाड़ों को कैसे कमजोर कर दिया। हिमाचल प्रदेश में हो रही लैंडस्लाइड्स का एक बड़ा कारण फेल्ड ड्रेनेज सिस्टम है। आपको बता दें कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से इमारतों में लगातार पानी रिसता रहता है, जिस वजह से इमारतें जो हैं वो लगातार कमजोर होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये बात हिमाचल के लोगों को मालूम नहीं, पहाड़ों की ताकत और कमजोर होने की बात उन्हें पता नहीं, प्रकृति की प्रवृत्ति का उन्हें भी पता है, लेकिन ज्यादा कमाई और स्वाद के चक्कर में लोग खिलवाड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस सिस्टम को आंखें खोल कर रहना चाहिए, वो सिस्टम आंखें बंद कर लेता है। हो क्या रहा है? टूरिज्म का बड़ा कारोबार है, अंधाधुंध होटल बन रहे हैं, होम स्टे का भी कारोबार है, थोड़ी जमीन पर घर तैयार कर दिए जा रहे हैं, पहाड़ के कटानों में अनदेखी की जा रही है, पेड़ों की कटाई धुआंधार हो रही है, पहाड़ की पकड़ इसीलिए कमजोर हो रही है। जो डेवलपमेंट के नाम पे काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके वजह से ये सारी चीज़ें नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक पहले भी ऐसा होता था, लेकिन ऐसा इतना नहीं होता था। पहले ये था कि नेचुरल प्रोसेस से लैंडस्लाइड आती थी, अर्थक्वेक आता था, लेकिन अभी जो है जो आप जो काम कर रहे हैं उसके वजह से एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जो है, ह्यूमन फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर जो हम कुछ डेटा को बताएं तो हम ये कहते हैं कि करीब 18,000 लैंडस्लाइड साल में आते हैं हिमाचल प्रदेश में पूरा, लेकिन इसमें जो हम देखें तो इस 18,000 में 1,000 से ज़्यादा जो लैंडस्लाइड इधर जो आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ आ रहे हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं और जहाँ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है या हैबिटेशन ज़्यादा है। अब जब तबाही मची है तब सब होश के नाखून ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्यास नदी ने तबाही मचा दी। सवाल सीधा है, अगर नदियों को जबरन रोकेंगे, रिवर बैंड पर अतिक्रमण करेंगे, नालों पर घर बनाएंगे, पहाड़ से छेड़छाड़ करेंगे, पेड़ जंगल काटेंगे, तो तबाही के लिए तैयार रहना होगा और सरकारों को भी नींद से जागना होगा। जरा सोचिए, एक घर बनाने में इंसान की पूरी जिंदगी भर की कमाई लग जाती है और जब ये मकान ऐसी तबाही का शिकार हो जाते हैं तो कितनी पीड़ा होगी। ऐसी ही त्रासदी का शिकार मंडी का बिजली इलाका हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, ये घर जो है ये पूरे का पूरा जो है जमींदोज हो चुका है। ये पूरा का पूरा पहाड़ जो था, पहले यहाँ पर जो डंगे बने हुए थे पहले वो टूटे और उसके बाद पूरा का पूरा जो घर था वो धराशायी हो गया। पूरा का पूरा घर जो था, काफी आलीशान यहाँ पर घर बना हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से वो जमींदोज हो चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इधर उधर सामान बिखरा हुआ है। ये किचन का सामान है कि परिवार वालों को संभलने तक का मौका नहीं मिला कि वो अपना सामान निकाल पाए। क्या नाम है जी आपका? वृंदा शर्मा। क्या हुआ, ये किस दिन की घटना है? ये 15 तारीख पहले सुबह 8:30 बजे पूरा घर नीचे आ गया। ये जो हमारे डंगे लगे हुए थे ये उससे 3-4 दिन पहले उतर गए थे नीचे। उसके बाद यहाँ पे पटवारी आई थी, वो लेके गई थी, पर जिस दिन का ये घर गिरा हुआ है कोई हमें पूछने नहीं आया उस दिन। बाकी सारा हमारी जितना भी था सब कुछ खत्म हो गया। सामान वगैरह निकालने का मौका नहीं? सामान तो था नहीं ऊपर ना जी, झूठ क्यों बोलना, पर जो भी खाली कर चुके थे हम सामान तो निकाल दिया। इसमें पूरी जिंदगी की मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी।
तो कौन कौन रहता था इस घर में? मेरा बेटा, हम रहते थे ना जी। आजकल तो इसीलिए हमने खाली किया था कि हम यहाँ से डंगे लगवा रहे थे ऊपर को, इसलिए इसको खाली करके रखा था। भाई जब पूरे भी हो गए थे, सब कुछ पूरा कर दिया था, डंगे 5 डंगे उतर गए नीचे और ऊपर पूरा हमने पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया था जो घर के आगे आंगन जैसे बनता है, सब बचाया। इसी घर को बचाने के लिए हमने वो सब कुछ मंजर अपनी आंखों से देखा। हाँ जी, अपने मंजर से। मेरी बहू ने, मतलब इनकी बहू ने ना, ये इसके बड़े भाई है उनका, जब आया ना ये, वो एकदम बाहर आ गई बेचारी, वो उड़ के जैसे बोलते जैसे उतनी ऐसे तो सामने आया। मैं यहाँ बैठी थी, सब यही थे। गनीमत थी कि घर के काम कराने की वजह से पूरा परिवार दूसरे घर में चला गया था। ऐसा नहीं है कि इन्हें खतरे का एहसास नहीं था, घर की बेस को मजबूत करवा रहे थे, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे ये बेबस हो गए। फिक्र इस बात की है कि खतरा टला नहीं, कुछ निशान अभी भी डरा रहे हैं। काफी नुकसान हुआ इस गांव में? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा दरारें आई हुई है, सिर्फ पूरी पहाड़ी में पूरी दरारें आई हुई है और सबको खतरा है। जितने भी घर है नीचे और ऊपर है, कोई 8-10 घर उनको खाली करवा दिया गया है प्रशासन ने उनको खाली करवा दिया है। पर अभी तक तो प्रशासन से तो अभी कोई आया नहीं है। पटवारी वगैरह आए थे कल, उन्होंने किया होना सर्वे वहाँ पे। बाकी तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दरारें आई है। हमें तो रात को नींद नहीं आ रही है नीचे, क्योंकि ये आएगा तो ऊपर से नीचे ही आएगा सारा। बिजली में एक घर जो है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और खतरा बाकी घरों पर भी मंडरा रहा है। इसी तरह मैं एक और घर में यहाँ पर पहुंचा तो देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी बड़ी दरारें जो हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और किसी भी वक्त इस मकान को भी खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है, जमींदोज हो सकता है। ये देख सकते हैं आप कि कैसे दरारें, ये पूरा का पूरा पिलर ही अपनी जगह जो है वो छोड़ चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अभी पहाड़ से नीचे, क्योंकि पहाड़ों पर जो घर है वो स्टेप वाइज बनते हैं, ये निचला हिस्सा है और ये पूरी की पूरी दरारें जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं कि किस तरह से जमीन जो है और अपनी जगह जो है वो छोड़ चुकी है। और साथ ही न सिर्फ जमीन बल्कि जो घर के जो पिलर जिस पर पूरा घर टिका हुआ था वो भी धीरे धीरे कमोवेश इसी तरह से अपनी जगह छोड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि घर की जो दरारें हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये दरारें जो हैं ये और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब आपको धीरे धीरे मैं ऊपर लेके चलूं तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही अपनी जगह जो है ये छोड़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा ही मंजर जो है वो और ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये बढ़ता ही जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये छोटा सा इन्होंने बगीचा बनाया है, लेकिन ये अब जो है यहाँ पर भी दरारें जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह के हालात जो हैं सिलसिलेवार लगातार ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ये दरारें जो हैं वो नज़र आनी शुरू होती हैं और यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए आप कि ये बढ़ती हुई चली जा रही हैं। ये अब हम घर के जो मेन घर है वहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं और ये जो दरारें हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। तरह के बांडल है जी, या तो रात को नींद आना भी मुश्किल हो गई, तो इधर पानी उधर पानी और घर सारा बैठ गया ऊपर नीचे। आज तो कमरों के दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं, चल के आप देख सकते हैं। हाँ जी, बुरी हालात जी। तो प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचे यहाँ पे? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा जी। हाँ, अभी कोई नहीं पहुंचा। कितने घर हैं यहाँ पर जो आपके गांव में खतरे के निशान में हैं? खतरे में जी वो कहते हैं ऊपर आई हुई है, दरार फटी हुई है। अब जाके लगेगा पता, कल भी गए थे लोग कह रहे। हाँ जी, एक तो सामने हमारे पड़ोस में था जी, इनके तो नीचे ही आ गया। ये खौफ, ये मंजर साफ साफ कह रहा है कि चेत जाइए, सरकारें भी चेत जाएं और रहने वाले भी, क्योंकि कुदरत ने इशारा किया है। अब इसके बाद भी स्थिति सुधरी नहीं तो तबाही इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध की वजह से गहलोत सरकार घिरी हुई है। लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी हमलावर है तो सरकार सफाई दे रही है। हनुमानगढ़ से फिर ऐसी वारदात सामने आई है जो सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर राजस्थान में महिलाएं खुद को कब सुरक्षित महसूस करेंगी। हनुमानगढ़ में दिन दहाड़े बीच सड़क पर ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो गई। रिपोर्ट देखिए। बोनट पर महिला खतरे में जान। बीच सड़क पर जिंदगी की जंग। दिन दहाड़े दरिंदगी की तस्वीर राजस्थान के हनुमानगढ़ की है। ये महिला कार के बोनट पर लटकी है। लेकिन ड्राइवर गाड़ी रोकने की जगह भगाता ही रहा।
वहां मौजूद लोग महिला को बचाने में जुट गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सरेआम सड़क पर दरिंदगी का यह सिलसिला आधे किलोमीटर तक जारी रहा। महिला मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। करीब 500 मीटर बाद महिला कार के बोनट से नीचे गिर गई। ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। हैरान कर देने वाली यह वारदात हनुमानगढ़ के बस स्टैंड की है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कार ड्राइवर रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ी लेकर आया। इसी बीच ये महिला उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकने की जगह महिला को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद महिला कार के बोनट से लटक गई। कार सवार उसे श्री गंगानगर रोड पर करीब आधे किलोमीटर तक घसीटता रहा। हालांकि थोड़ी ही देर बाद महिला गिर गई और ड्राइवर वहां से फरार हो गया। बीच सड़क पर गुंडागर्दी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो सामने आने के बाद हनुमानगढ़ पुलिस एक्टिव मोड पर है। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अज्ञात कार सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस महिला की तलाश भी कर रही है, जिससे वो सारे जवाब मिलेंगे जो अभी सिर्फ सवाल हैं। अभी तक कार सवार का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन वायरल वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल उठा रही है और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वारदात का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, राजस्थान के हनुमानगढ़ में दिन दहाड़े बदमाश कार के बोनट पर एक महिला को घसीट रहे हैं। गहलोत जी, रोजाना सरेआम जब ऐसी वारदात महिलाओं के साथ हो रही है, तो क्या आपको अंदाजा भी है कि पूरे राजस्थान में आपके कुशासन में महिलाओं का क्या हाल कर दिया है? चुनावी साल है तो सियासत तो होना ही था। भीलवाड़ा की घटना के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस सरकार पर बीजेपी फिर से हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि गहलोत राज में अपराधी बेलगाम हैं और सरकार अपराधियों की मदद के लिए पीड़ितों से समझौते का दबाव बनाने में जुटी है। इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि चलती हुई लड़कियों को उठाने का काम हो रहा है, अपहरण करने का काम हो रहा है। हो क्यों रहा, मैं आपको कारण बता रहा हूं। अशोक गहलोत जी, ध्यान से सुनो। आप क्या करते हो, आप पुलिस को बोलते हो कोई घटनाएं घटती है कि पुलिस वाले पे दबाव डालते हो कि जाके पीड़ित जो है, पीड़ित की तो जान चली जाती है लड़की की। आप कहते हो कि माँ बाप से जाकर समझौता करो, उसको पैसा दो। और माँ बाप समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी पुलिस जाकर दबाव डालती है, यह पाप है। राजस्थान सरकार पहले ही महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में घिरी हुई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं कांग्रेस सरकार के लिए गले की फांस बन रही है। हालांकि कांग्रेस ने एनसीआरबी के आंकड़ों को ढाल बनाकर बीजेपी से ही सवाल पूछ लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।